Hello guys, today I am going to talk about the Einstein explanation for the photoelectric effect with the use of quantum hypothesis. Okay, before going into the depth of the explanation given by the Einstein, let's have a look on the phenomena called photoelectric effect. So photoelectric effect का जो phenomena था फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था हेनरिच हर्ट्ज के थ्रू। हेनरिच हर्ट्ज 1887 के एक साइंटिस्ट थे उस टाइम के, जिन्होंने पहली बार इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था। ये उस टाइम की बात है जब मैक्सवेल अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, सो उस टाइम पे हर्ट्ज ये देखते हैं कि जो यूवी लाइट है, अगर हम किसी मेटल के सरफेस में यूवी लाइट को, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, फॉल्स कराते हैं, ठीक है, अगर यूवी लाइट पड़ रही है वहाँ पर, तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन है वो ईज़िली हो पा रहा है, मतलब कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली हो रही है। उन्होंने बेसिकली देखा कि दो इलेक्ट्रोड थे, जब हम यूवी लाइट मतलब यूवी फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन पास करा रहे हैं ना इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एयर में जो गैप है एयर के थ्रू जा रहे हैं, जिससे कि एक स्पार्क, ठीक है, एक स्पार्क जनरेट हो रहा है, एक ब्राइट स्पार्क। उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया। फोटो मीन्स लाइट because of the electricity, photo means light and electric means electron ka flow, is of flow of electron, right? Now let's see further. So अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय रेडिएशन इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सीधी सी बात है भाई, मेटल सरफेस है, इसमें रेडिएशन फॉल्स डाउन द रेडिएशन, देन इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन हो रहा है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ तक की बातें हो गई। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फिनोमेना देखा गया हर्ट्ज के द्वारा। देन अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कि जनरल फिज़िक्स है, विच इज़ नोन एज द क्लासिकल फिज़िक्स, वो क्या एक्सप्लेनेशन देती है कि ये फिनोमेना हुआ, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन हुई। अब इसके पीछे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट देंगे ही, ऑब्वियस है, यही काम ही है रिसर्च का। तो फिर क्या हुआ, हम इसकी क्लासिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि उस टाइम पे मैक्सवेल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लाइट पर वर्क कर रहे थे। तो जो भी एक्सप्लेनेशन दी गई है वो क्लासिकल फिज़िक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू दी गई है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिज़िक्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि ऑसिलेट करती है परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे मैंने कंप्लीट पिक्चर बनाई है किसकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तीसरी चीज़ जो आपको देखने को मिल रही होगी, प्रोपेगेशन ऑफ वेव, मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें, जो कि लाइट को हम बोलते हैं ना, लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो हम लाइट की बात करें जैसे, तो क्या होता है यहाँ पे, जो अगर लाइट इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है तो जो इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये क्लासिकल फिज़िक्स कहती है, मैक्सवेल कहता है ये। सो आपने ऑप्टिक्स में देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो यहाँ देख लो, इंटेंसिटी ऑफ जो रेडिएशन होती है वो इस जस्ट प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी को हम बोल सकते हैं जस्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ए स्क्वायर। इससे कि अगर हम इसको हम इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा विच इज़ के।
उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमें बस रिलेशन का एनालिसिस करना है कि अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ करेगा, वो भी बड़े पैमाने पे इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, दिस इज़ अ हाइपरबोला। तो अगर हम थोड़े से इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं ना रेडिएशन की, तो एम्पलीट्यूड बहुत इंक्रीज़ करेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं किसकी, रेडिएशन की, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है। अगर एक टाइम के लिए मान लेते हैं इंटेंसिटी हमने बहुत इंक्रीज़ कर दी, तो इलेक्ट्रॉन जो कि ऑसिलेट कर रहा है, एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है, तो हम अगर मेटल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन हो रहा है वहाँ पे। अगर इंटेंसिटी बहुत इंक्रीज़ करेंगे तो ऑसिलेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है ना, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेगा तो ऑसिलेशन इंक्रीज़ करेगी। एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन जो है उस फील्ड को छोड़ करके बाहर निकल आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ब्रेक अवे विद द काइनेटिक एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। यहाँ सारी बातें इंटेंसिटी की ही हो रही हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहा है, ठीक है, अगर मेटल में जो एटम है, एटम्स का जो रिवॉल्यूशन कर रहा है ना, ये रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, आई यूज़ द रॉन्ग वोकैबुलरी, मतलब ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अगर एटम की बात करें तो उस एटम को छोड़ करके ये मेटल सरफेस में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, छोड़ करके बाहर नहीं जा रहा है, मेटल सरफेस में ही रहता है। छोड़ करके अगर ये मेटल सरफेस में आ रहा है तो ये क्लासिकल फिजिक्स बोलती है कि ये जिस भी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, मतलब इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन पे डिपेंड करती है। यहाँ तक की बात हो गई क्लासिकल फिजिक्स की, ठीक है। दिस क्लासिकल एक्सप्लेनेशन इज़ कम्प्लीटली डिसएग्रीमेंट विथ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। अब जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया वो ये देखा गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। मतलब इंसिडेंट रेडिएशन की क्या इंटेंसिटी है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन जिस भी काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। इसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी चीज़ें रॉन्ग होते हुए दिख रही हैं कि क्लासिकल एक्सप्लेनेशन से डिसएग्रीमेंट में है ये तुम्हारी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, एक्सप्लेनेशन है। नाउ सेकंड क्या बोलती है, एक तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। सेकेंड, क्लासिकल फिजिक्स बोलती है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड अकर फॉर एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड दैट इट टॉक्स अबाउट द कॉन्टिन्यूअस एनर्जी, राइट। सो किसी भी फ्रीक्वेंसी में के लिए जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, ठीक है। कोई भी फ्रीक्वेंसी पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, ये क्लासिकल फिजिक्स बोलती है। व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज दैट देयर इज़ अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देयर इज़ अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटालिक सरफेस। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या मेटल लिया तुमने, सोडियम लिया, सोडियम का मेटल लिया, लिथियम लिया ना, पोटेशियम लिया, जो भी तुम मेटल ले रहे हो सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सबकी अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज़ अ काइंड ऑफ बैरियर, इसे बैरियर कंसिडर कर लें। तो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करके ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, देयर इज़ अ स्पेसिफिक द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज़ नोन एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिनोमेना को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से इजेक्ट होगा। बिलो दिस फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है।
let's see further. Above threshold frequency, the kinetic energy of ejected electron varies linearly with the frequency nu. अब यहाँ तक की बातें हो गई कि यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, इसके ऊपर जो है अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रॉन को फील हो रही है, देन वो वहाँ से इजेक्ट होगा, एटम को लीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें हो गई। उसके बाद चीज़ें क्या कर रही हैं कि उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी, जिस भी फ्रीक्वेंसी से वो निकल रहा है, वो जो है काइनेटिक एनर्जी के जस्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली चीज़ें बोल रही हैं। these two observations were the contradiction of the classical theory. ठीक है, now see what Einstein used, मतलब how Einstein used the Planck's hypothesis to explain these experimental observations. To explain these results, now Einstein gives the explanation in 1905, in which he also awarded the Nobel Prize for his explanation for the photoelectric effect. Recall Planck's hypothesis. Planck ने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था। E is equal to NH nu means the energy is the integral multiple of the Planck's constant into frequency. Einstein used this extended version such that Planck said that light energy emitted behaved like a classical wave. देखो, यहाँ तक की कहानी तो थी कि हाँ प्लैंक ने ये सारी चीज़ें दी। अब आइंस्टाइन इसको एक्सटेंडेड वर्जन के मतलब फॉर्म में यूज़ करता है, मतलब एक एक्सटेंडेड पिक्चर्स की प्रेजेंट करता है। आइंस्टाइन ने प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया? प्रपोज दैट रेडिएशन इटसेल्फ एग्जिस्टेड एज पैकेट ऑफ एनर्जी। ये एक नया टर्म था, पैकेट ऑफ एनर्जी, जो कि अभी तक किसी ने नहीं यूज़ किया, आइंस्टाइन ने यूज़ किया। दैट इज़ वाई ही गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर इट। ठीक है, तो प्लैंक ने बोला था कि क्लासिकल वेव की तरीके की जो लाइट एनर्जी है वो बिहेव कर रही है। ठीक है, जो लाइट एनर्जी एमिट हो रही है वो क्लासिकल वेव के अकॉर्डिंग बिहेव कर रही है। लेकिन आइंस्टाइन बोलता है कि जो रेडिएशन खुद में एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है, जो भी रेडिएशन रिलीज़ हो रही है ना, जैसे कि हमने ये रेडिएशन मेटल को दी, अब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इजेक्ट हो रहा है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं ना, वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, which is also named as photons. The photons term is given by the Einstein. One photon has the energy of h into nu. Using the conservation of energy, Einstein also give this equation. Means अगर मेटल सरफेस को एक रेडिएशन की एक न्यू फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन दी जा रही है, देन जो इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस से वो सरफेस पर आ रहे हैं, मेटल से सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, वो मेटल सरफेस से सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, वो इस तरीके से आ रहे हैं कि एच न्यू, पहले तो उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए वो एच न्यू नॉट का एक स्पेसिफिक, जो कि मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है न्यू नॉट, उस एनर्जी को गेन कर रहा है। फिर उसको लीव करने के लिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ बाहर आ रहा है, जिसे एच न्यू कह रहे हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है? फोटोन है। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, मेटल को रेडिएशन दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, जो कि बंधे हुए हैं, प्रोटॉन से अट्रैक्शन में है। ठीक है, वहाँ से निकलना और सरफेस के ऊपर आना, उनके लिए एक बैरियर को क्रॉस करना है। उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमें एच न्यू नॉट की एनर्जी चाहिए। ठीक है,
जिसको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं। उस एनर्जी को उसने गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन ने लेट्स से गेन कर लिया। अब वो बाहर आएगा ना, तो बाहर निकलने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए, जैसे एच न्यू बोल रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसको हम बोल रहे हैं वो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है। मतलब ये पैकेट है एच न्यू, इतना एनर्जी के साथ बाहर निकल रहा है। फिर दूसरा पैकेट आया एच न्यू का, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ये बाहर निकल रहा है, जिसे हम फोटॉन्स कह रहे हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जिस भी काइनेटिक एनर्जी से ये बाहर आ रहा है वो क्या है, जो एच न्यू, जो बाहर आने वाली एनर्जी है, ठीक है, वो माइनस होगी फाई से। ठीक, क्यों हम काइनेटिक एनर्जी जो बाहर आ रही है, काइनेटिक एनर्जी, उसको हम काइनेटिक एनर्जी नहीं बोल सकते, सॉरी, इसको के ई मैक्स बोलना होगा। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर आता है, सरफेस में आता है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, जो फोटोन की एनर्जी है माइनस इसका जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, एच न्यू नॉट, इस एनर्जी से वो बाहर आ रहा है। इसको हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी तो फॉर्मूला जानते हैं क्लासिकल फिजिक्स से, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हैं। नाउ फाई क्या है, फाई इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सिमिलर इन सम वे टू एन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। अच्छा, ये जो फाई है ना वर्क फंक्शन, कहीं ना कहीं 99% मैच कर रहा है किससे, आयनाइजेशन एनर्जी से। क्यों, क्योंकि एटम है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, अब इसको लीव करके बाहर जाना है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक आयनाइजेशन एनर्जी को गेन करना चाह रहा है ना, सो दैट इट कैन आयनाइज्ड फ्रॉम दैट एरिया। तो एक तरीके से ये वर्क फंक्शन उसी तरीके का होता है, एग्जैक्टली नहीं है बट मतलब 99% मैचेस। नाउ जो एच न्यू होती है ना, जो फोटोन की एनर्जी है, वो ग्रेटर देन होगी वर्क फंक्शन से, तभी तो बाहर आ रहा है ना। अगर उससे छोटी हो जाएगी तो कहाँ बाहर आ पाएगा, वो तो उसी के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, सो न्यू जो फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन है वो ग्रेटर देन होती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, और जो काइनेटिक एनर्जी, जिस भी काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर निकल रहा है, वो फोटोन की एनर्जी और वर्क फंक्शन का माइनस होती है। ये तो अंदर ही अंदर रह गया ना, बैरियर क्रॉस करने में चला गया, तो बाहर तो काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल रहा है, चल करके बाहर निकल रहा है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये एच न्यू जो फोटोन की एनर्जी है उसका माइनस कर देना है। बहुत ही डीप तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप मेरे हर एक पॉइंट को समझ पा रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेकर के हम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको पूरी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ें सही हैं। ठीक है, प्लैंक का जो हाइपोथेसिस था वो भी एकदम सही था। देखो, ये एक एग्जांपल है, व्हेन लिथियम इज इरेडिएटेड विद द लाइट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, लेट्स से ये है। नाउ विद फॉर द लैम्डा 300 नैनोमीटर, अगेन दूसरी जो काइनेटिक एनर्जी दिखने को मिल रही है फॉर द लैम्डा 400 नैनोमीटर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, द इक्वेशन गिवन बाय द आइंस्टाइन। ठीक है, हम अगर दो केसेस की बात करें तो हम काइनेटिक एनर्जी 1 को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं ना, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। जो भी चीज़ें जिस फॉर्म में दी गई हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करके, लैम्डा के फॉर्म में दिए तो लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करके हम चाहते क्या हैं, हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब हमने सॉल्व करके प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। देखो ध्यान से देखो, यही है वो, सॉरी, जो 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, रिकॉल करो, ये वही कांस्टेंट की वैल्यू है जो कि प्लैंक ने बोला था कि एच की वैल्यू अगर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 हो जाए तो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो मैच कर जाएगा। ठीक है, विद द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्लैंक, एंड दैट इज क्वांटाइजेशन एनर्जी।
आइंस्टाइन भी सेम प्लैंक कांस्टेंट दे रहा है, 6.626 था उनका, ये 6.625 है। बहुत ही कम डिफरेंस है ये, मतलब ये तो 0.0001% का डिफरेंस आ रहा है ना, तो ये सेम ही रिजल्ट शो कर रहा है। Einstein obtained the same value of h by using his equation of photoelectric effect as the Planck's value deduced from the black body radiation formula. So यहाँ तक की बातें थी. So this surely was a fantastic result, as the concept of the energy quantization was not accepted by the scientific community of the day. तो ये कहीं ना कहीं आइंस्टाइन के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी कि उस टाइम पे प्लैंक ने दिया बट इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया, लेकिन वाया प्रोड्यूसिंग द टर्म एज फोटॉन्स, एक्स्ट्रा एनर्जी जो निकल रही है उसका एक्सप्लेनेशन प्लैंक ने नहीं दिया था, एच न्यू, ठीक है। इस एनर्जी की जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो जो है एक्स्ट्रा एनर्जी निकल रही है, वो ये नहीं बोलना चाहिए मुझे, मैं ये कहीं ना कहीं एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है, जो रेडिएशन है, वो एज अ फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आ रही है, ये आइंस्टाइन ने बोला। Resultant in two different experiments, black body radiation and photoelectric effect had arisen the very same quantization constant h naturally। तो ये एक नेचुरली वैल्यू है, नेचुरल वे में कहीं ना कहीं हमें h की वैल्यू मिल जा रही, जो कि जस्टिफाई भी हो रही है। आइंस्टाइन रिसीव्ड द 1921 नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स फॉर हिज वर्क ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि 1921 में नोबेल प्राइज़ आइंस्टाइन को, क्योंकि उस टाइम पे उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की भी बात की थी, लेकिन आइंस्टाइन को रिलेटिविटी जो कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट था उसके लिए नहीं मिला था अवार्ड। लोगों को लगता था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला, उसको फोटॉन्स के लिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। जो रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन रह रहा था ना, वर्क फंक्शन और वर्क फंक्शन ऑफ द लिथियम फ्रॉम द डेटा, उसका उसमें क्या इक्वेशन यूज़ होगी वो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना। मैंने एक बात की थी कि अगर उसके बाद जैसे एच न्यू नॉट बैरियर को क्रॉस करने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन जिस भी एनर्जी से रिलीज़ हो रहा है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, वो किस पर डिपेंड करती है, वो जस्ट प्रोपोर्शनल है न्यू के, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। तो इस ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जाओगे ना, जो फ्रीक्वेंसी है वो लीनियरली बढ़ रही है। मतलब लेट्स से यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये आ रही है, देन दूसरा हम डॉट देख पा रहे हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू के लिए ये ना, जब ये सारे को ऐसे मिलाते हैं तो एक लीनियर ग्राफ देखने को मिलता है। सो यहाँ तक की कहानी थी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, बट इस वीडियो को देखने के बाद मैं श्योर हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इसके रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर लिसनिंग मी।